हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने बाल गोविंद भगत पाठ के कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको बुक से रिलेटेड दिए थे, लेकिन आज मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ वो बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न आए हैं वो प्रश्न ख़ास तौर से मैंने आप लोगों के लिए ही निकाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो जाता है और उसका आंसर आपको समझना होता है। इसलिए मैं हर चैप्टर से रिलेटेड आपको बोर्ड में आए हुए प्रश्नों का एक ज़रूर बताती हूँ, तो आपको यहाँ पर भी उन्हीं प्रश्नों पे ध्यान देना है। मेरा इसमें पिछली बार आए हुए बोर्ड का एक क्वेश्चन है कि भगत की पुत्र वधू और भगत दोनों एक दूसरे की हित चिंता में जिद पर अड़े थे, पुष्टि कीजिए। यहाँ आपने प्रश्न को देखा कि भगत और भगत की पुत्र वधू, यहाँ पे दोनों की बातें की गई हैं कि दोनों ही एक दूसरे की हित चिंता में लगे हुए थे। तो पुष्टि कीजिए, बताना है हमको कि भगत किस प्रकार से चिंतित थे और पुत्र वधू किस तरीके से चिंतित थी। यहाँ हमें दोनों के ही हित चिंता को दिखाना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भगत की पुत्र वधू भगत के लिए बहुत चिंतित थी। उसके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसको इस बात का दुख था कि भगत, जो कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति थे, वो अकेले अपना जीवन अपने बुढ़ापे में कैसे रहेंगे, उनकी सेवा सत्कार कौन करेगा, क्योंकि उसके पति के मृत्यु हो जाने के पश्चात भगत के लिए उनके पुत्र वधू के अलावा उनका कोई सहारा नहीं था। तो पुत्र वधू इस बात को सुन करके इस बात को सोच करके चिंतित थी कि अगर वो अपने मायके चली जाती है तो उसके चले जाने के पश्चात भगत की देखभाल कौन करेगा, उनको खाना बना के कौन खिलाएगा, उनके बीमार पड़ जाने पे उनकी सेवा कौन करेगा। तो इन बातों को सोच करके वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। अब हमें बताना है कि भगत अपनी पुत्र वधू की हित चिंता के लिए चिंतित क्यों थे। तो सबसे पहले कि अपने बेटे की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपनी पुत्र वधू के लिए काफ़ी चिंतित थे। वो इसलिए चिंतित थे कि बेटे की मृत्यु के पश्चात पुत्र वधू की देखभाल कौन करेगा, वो अपने जीवन को कैसे बिताएगी। तो इसी हित चिंता में वो अपनी पुत्र वधू को उसके मायके जाने का आदेश देते हैं, उसके भाई को बुलाते हैं और अपनी पुत्र वधू को दूसरी शादी करने का आदेश देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही लोग एक दूसरे की हित चिंता में परेशान थे। अब हम अपने अगले प्रश्न पे जाएंगे कि बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोधे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों। देखिए, यहाँ पे है बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोधे का मतलब होता है आलसी, हमेशा बीमार रहने वाला। कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो बहुत ही सुस्त था और हमेशा बीमार रहता था। तो वो अपने बोधे से बेटे के सुस्त और बोधे से बेटे के लिए बहुत ही यहाँ पे चिंता की बात नहीं है। वो अपने बेटे के साथ, उनका मानना था कि ऐसे लोग प्रेम के हकदार होते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। क्योंकि उनका बेटा अक्सर कर बीमार रहता था, वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। अगला हमारा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया। आपको ये बात याद होगी, आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बताया था कि बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को मानते थे। जिस तरीके से कबीरदास जी ने सामाजिक रीति रिवाजों का खंडन किया, उसी तरीके से बाल गोविंद भगत भी सामाजिक परंपराओं को, जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनको नहीं मानते थे। जिस रूढ़िवादी परंपरा में एक परंपरा थी समाज में स्त्री की दशा, तो सेम वही चीज़ उन्होंने उस चीज़ को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया अपने बेटे की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपने पुत्र वधू के साथ। पुत्र वधू को सबसे पहला जो सामाजिक परंपरा थी कि किसी के
की भी मृत्यु हो जाने पे उस व्यक्ति के कर्म कांड अंतिम संस्कार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को होता है। तो इस संस्कार का उन्होंने खंडन किया। अपने बेटे की मृत्यु हो जाने पे उन्होंने अपने बेटे की मुखाग्नि यानी अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपनी पुत्र वधू के हाथों करवाया। नंबर दूसरा, जो औरतों की समाज में दयनीय दशा थी कि विधवा हो जाने के पश्चात उसे दूसरी शादी करने का कोई भी आदेश नहीं दिया जाता, उसको दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन बाल गोविंद भगत ने इस प्रथा का भी खंडन किया। उन्होंने अपने बहू के भाई को बुलवा करके अपनी पुत्र वधू के दूसरे विवाह करने का आदेश दिया। एक प्रकार से उन्होंने विधवा पुनर्विवाह करने का आदर्श प्रस्तुत किया। इस तरीके से इन दो परंपराओं को मानते हुए यानी अपने तरीके से सामाजिक नियमों के बने हुए परंपराओं का खंडन करते हुए उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया समाज में औरतों की स्थिति को लेकर। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं कि भगत प्रभातियां किस महीने में गाया करते थे। उनके प्रभाती गायन का वर्णन कीजिए। भगत की प्रभातियां किस महीने में गाई जाती थी? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी होगा कि भगत अपनी प्रभातियां का मतलब होता है प्रभात में गाया जाने वाला गीत। प्रभात का वक्त जो होता है वो भोर का समय माना जाता है कि आपने ये देखा, चाहे जैसा मौसम हो, महीना होता हो, भगत अपनी दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं लाते थे। तो भगत की जो प्रभातियां चलती थी वो कार्तिक महीने से लेकर के फागुन महीने तक चलती थी। वो कार्तिक के से लेके फागुन के महीने में प्रभात यानी भोर में ही उठ करके गंगा स्नान को जाते थे, नदी पे नहाने के लिए जाते थे। वहाँ से स्नान करने के बाद वो उसी तालाब के ऊंचे भिंडे का मतलब होता है टीला, वो उस टीले पर आसन बिछा करके बैठ जाते थे, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके प्रभातियां गाते थे। देखिए, जो उनकी गायकी चलती थी वो भी सूरदास के कबीरदास जी अपने जो पद गाया करते थे वो कबीर के ही पदों को गाते थे। तो वो अपनी प्रभातियां कार्तिक से लेके फागुन महीने तक प्रस्तुत करते थे, गाते थे। तालाब के ऊंचे भिंडे पे पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे, खंजड़ी बजा के गाते थे और गाते गाते वो इतने तल्लीन हो जाते थे कि उनके माथे से पसीने निकल पड़ते थे। मतलब उनकी तन्मयता उन प्रभातियों में इस तरीके से बढ़ जाती थी। तो आपने देखा, उनकी प्रभातियां कार्तिक महीने से लेके फागुन महीने तक चलती थी। अगला हमारा प्रश्न है, भगत अपनी सब चीज साहब की मानते थे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले साहब यहाँ पे कबीरदास जी को कहा गया है कि वो कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के ही आदर्शों का पालन करते थे, लोगों के साथ खरा व्यवहार करते थे। इस नाते क्या है कि अपनी सब चीज़ साहब की मानते थे। क्योंकि कबीर उनके साहब थे, उनके आदर्शों पर वो चलते थे, इसलिए भगत के खेतों में जो भी अनाज होता था वो उसे सबसे पहले खेत से ही कबीर मठ ले जाते थे। वहाँ कबीर मठ में दान कर देते थे। दान स्वरूप उन्हें जो कुछ भी मिलता था उनके खेत के अनाज से, वो उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेते थे, उसे घर ले आकर के उसी से ही अपना गुजारा करते थे, अपना और अपने परिवार का। कि परिवार में उनके 2 और सदस्य थे, उनका बेटा और उनकी पुत्र वधू। तो उसी कबीर मठ से मिले हुए प्रसाद से ही वो अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने साधु और गृहस्थ होने का स्वाभिमान कैसे बनाए रखते थे? देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। बाल गोविंद भगत अपने साधु और गृहस्थ, आपको 2 चीज़ें बतानी हैं उनके स्वाभिमान को लेकर के। कि आपका एक क्वेश्चन था कि गृहस्थ जीवन जीने के पश्चात भी बाल गोविंद भगत साधु थे। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो वो साधु जैसा जीवन जीते थे और गृहस्थ जीवन में थे, इन दोनों के तालमेल को वो में अपने स्वाभिमान को वो कैसे बचाते थे।
तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को बताने के लिए हमें उनके गंगा स्नान की बात करनी पड़ेगी कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष, यानी वो हर साल में एक दिन 30 कोस पैदल चल करके गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। अब साधु के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे कि साधु के रूप में वो अपने स्वाभिमान को कैसे बनाए रखते थे। वो 30 कोस पैदल चल के जाते थे और लेकिन तब भी वो एक साधु होने के नाते, साधु जैसा जीवन जीने के नाते उन्होंने कभी भी किसी से कोई सहारा नहीं लिया। उनका मानना था कि एक साधु व्यक्ति को सहारे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो पैदल चल कर के जाते थे, लेकिन बिना किसी सहारे के, बिना लोगों के सहारे के वो अपने इस यात्रा को पूरी करते थे। इस यात्रा को पूरी करने पे गंगा स्नान करते थे और वापस आते थे। फिर गृहस्थ जीवन के लिए कि गंगा स्नान के बाद पैदल चल के आते थे, सहारा नहीं लेते थे, और रास्ते में अगर उनको भूख प्यास लगती थी तो वो लोगों से मांगते भी नहीं थे। उनका यहाँ पे ये मानना था कि एक गृहस्थ को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। यानी इन सारे नियमों को मानने में उन्होंने अपने साधु और गृहस्थ होने के स्वाभिमान को बरकरार रखा। वो हर तरीके से उनके पास जितना होता था वो उतने में ही अपने आप को वो समझौता कर लेते थे। समझौता, या यूँ कहें कि वो उतने में ही खुश रहते थे। तो एक प्रकार से बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु व्यक्ति होने के नाते वो आडंबर रहित थे, मतलब कि गेरुआ वस्त्र पहनने से ही कोई साधु नहीं होता। तो उन्होंने साधु जीवन को भी बखूबी निभाया और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी उन्होंने उतनी ही अच्छी तरीके से निभाया। कभी भी वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भागे नहीं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये पिछले वर्षों में आए हुए बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताया। आपने इन क्वेश्चंस को देखा। ये क्वेश्चंस भी अलग नहीं हैं। आपके बुक में जो क्वेश्चंस आए हैं सब सेम वैसे ही है, बस थोड़ा शब्दों का हेर फेर है। लेकिन अगर हम बात सेंस की करें, इन प्रश्नों के अर्थ की बात करें तो अर्थ वही निकलता है। लिखने का तरीका हम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी प्रश्न को, भले ही उसके शब्द को हेर फेर कर दिया जाए, हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आपसे ये अंत में ये उम्मीद करना चाहूँगी कि जब भी कोई प्रश्न आया बहुत ध्यान से उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद उसके सेंस को समझने की कोशिश करिए, तब उसका रिप्लाई करिए। इस उम्मीद के साथ अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं अपनी बातों को यही ख़त्म करती हूँ। मैं अगले नए टॉपिक के साथ अपना नया वीडियो लेके आपके सामने बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।